हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो पहले हम गॉस थ्योरम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो डिस्कशन करेंगे। फिर बहुत अटेंशन से देखना। पिछली क्लास तक का रिवाइज कर लिया है तुमने? यस यस सर। सर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने गॉस थ्योरम देखा था। प्लीज माइक ऑफ रखना, ठीक? पिछली क्लास में गॉस थ्योरम देखा था और गॉस थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक, लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने गॉस थ्योरम में जितने भी क्वेश्चन दिए किए थे, सही ना? अभी तक गॉस थ्योरम में जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें चार्ज एनक्लोज मतलब हमको क्यू इन दिया हुआ था और उससे हम गुजरने वाला फ्लक्स निकालते थे। सही बोला ना यार? ध्यान रखना कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हमको चार्ज एनक्लोज क्यू इन दे रखा था और उससे हम क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालते थे, ठीक था? लेकिन अब कई बार क्वेश्चन उल्टे होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्यू इन से फ्लक्स निकालते थे, लेकिन अब कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछता है, मतलब फ्लक्स दिया होता है और उससे हमको क्यू इन निकालना होता है। तब भी हम गॉस थ्योरम लगा सकते हैं ना? तो हम क्या करेंगे, उस क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे और तुम आराम से बताओ कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग उस नेट फ्लक्स को खोल करके हम क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ये लिख देंगे। तो देखो, पहले इसका एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो ध्यान से देखना, ठीक है? ठीक है, तो देखो इस बार हमको दे रखा है कोई से क्लोज सरफेस है, ठीक है? तो हमको दे रखा है कोई क्लोज सरफेस है या कोई बंद डब्बा है, उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, ठीक है? और चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, फ्लक्स भी गुजरेगा। ठीक, तो हमको दे रखा है कि 50 वोल्ट इंटू मीटर जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है ना? इधर 20 इतना एंटर कर रहा है, इधर से 100 जितना फ्लक्स निकल रहा है और इधर से 200 जितना फ्लक्स निकल रहा है। तो बस हमको पूछा है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल प्रेजेंट चार्ज मतलब टोटल क्यू इन कितना होना चाहिए वो देखना है। हेलो, कर सकते हैं ना? तो उसके लिए वही हम क्या करेंगे, सिंपली इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालेंगे। सही है ना? कि इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालेंगे और उसको खोल करके क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देंगे। तो बस हम सिंपली क्लोज सरफेस ये इस बंद डब्बे से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देखते हैं, ठीक है ना? और मैंने तुमको चमका कर बताया था, तो मैंने चमका कर बताया था कि क्लोज सरफेस के केस में फ्लक्स का साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो निकलने वाला फ्लक्स है इसको पॉजिटिव लेते हैं और एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव। भूल तो नहीं गए ना? हेलो। नो सर। तो बस इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स देखेंगे। तो बताओ, ये 200 वाला फ्लक्स निकलने वाला है इसलिए प्लस 200, ये भी जो 100 वाला फ्लक्स है वो निकलने वाला है इसलिए प्लस 100। उसके बाद ये 50 वाला फ्लक्स एंटर करने वाला है इससे माइनस 50। ये क्या हो रहा है? और ये 20 फ्लक्स एंटर कर रहा है इससे माइनस 20। तो कंफ्यूज तो नहीं हो ना? वही कि इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देखेंगे, तो 200 फ्लक्स निकलने वाला है इससे प्लस 200, ये 100 भी फ्लक्स निकलने वाला है इससे प्लस 100, लेकिन ये 50 फ्लक्स एंटर करने वाला है इससे माइनस 50 और ये 20 फ्लक्स भी एंटर करने वाला है इससे माइनस 20। तो तुम बताओ, इस सब का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स कितना आएगा बताओ? 230 ना? 230 यस वोल्ट। सर। क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 230 वोल्ट इंटू मीटर, ये हो गया। बस अब हमको पूछा है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज क्यू इन कितना होगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्लोज सरफेस से निकलने वाले नेट फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो ये स्किल क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया और उसको खोल करके हम क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो चलो एप्सिलॉन नॉट को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्यू इन कितना आ गया प्लस 230 इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होती है। तो इससे तुम क्यू इन निकाल लोगे ना? ऐसे निकाल सकते हो। या देखो अभी तो हमको क्यू इन की वैल्यू डायरेक्ट पूछी थी इसलिए ऐसे किया था, लेकिन कई बार हमको क्यू इन की वैल्यू 4 पाई की फॉर्म में दी होती है। ध्यान रखना कि एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्यू इन की वैल्यू 4 पाई की फॉर्म में दी होती है, तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं लिख देता हूँ
है ना कि सॉल्व किया तो अपने पास, मैं लिख देता हूँ, सॉल्व किया तो अपने पास क्यू इन कितना आ गया 230 इंटू एप्सिलॉन नॉट इतना आ गया ना। ध्यान रखना कि कई बार क्यू इन की वैल्यू ऑप्शन में 4 पाई की फॉर्म में दी होती है। ये तो तुम तुरंत समझ गए होंगे कि 4 पाई की फॉर्म में दे रखी है, तो उसके लिए इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट तो है 4 पाई की कमी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जबरदस्ती 4 पाई का मल्टीप्लाई करते हैं और 4 पाई का डिवाइड करते हैं। पाप तो नहीं कर दिया ना? No, हेलो, sir. नो सर। इसको पाई की फॉर्म में अगर आंसर दे रखा हो तो हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लाने के लिए 4 पाई का जबरदस्ती मल्टीप्लाई और जबरदस्ती डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बताओ ये क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुम स्मार्ट ही बताओ कि 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बताओ 1 1 upon. by k। मतलब 1 अपन k की जगह 9 into 10 to power 9। बस अब इसको सॉल्व करोगे तो क्यू इन अपने पास कितना आएगा 230, है ना। क्यू इन कितना आएगा 230 ओपन 4 पाई, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 by k मतलब 9 into 10 to the power 9 लिख सकते हो। आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये भी थोड़ी स्किल आनी चाहिए, कई लोग यहीं जाकर अटक करके रह जाते हैं। हो जाएगा? Yes, Hello? sir. यस अब देखो ये तो ध्यान से देखना कि ये तो बहुत एक चिल्लर टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन प्लीज माइक ऑफ रखना है। ठीक, तो अभी देख लिया कि नेट फ्लक्स से क्यू इन भी निकाला जा सकता है। ये तो मामूली टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन अब इसके कुछ मेन क्वेश्चन लेते हैं जो अपनी बुक्स में दिए होते हैं। ध्यान से देखना, देखना। देखो इसमें पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि ए साइड का कोई क्लोज क्यूबिकल सरफेस है, दिख रहा है ना? हेलो, Yes, sir. है तो देखो हमको दे रखा है कि ए साइड का कोई क्लोज क्यूबिकल सरफेस है। अब देखो इस, ये क्या हो रहा है आवाज में? हाँ, ये तो ए साइड का कोई क्लोज क्यूबिकल सरफेस है और उसका ये वाला जो सिरा है उसको ओरिजिन बोला है। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस इन्होंने बोल दिया, इनकी मर्जी। अब देखो इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस के अंदर कुछ चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्लोज क्यूबिकल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, अल्फा ई के प्लस बीटा जे के प्लस गामा के पे, जहां हमको दे रखा है कि अल्फा बीटा और गामा ये सब कांस्टेंट है। बस इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दे रखा है। तो हमको पूछा है कि इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज मतलब क्यू इन कितना होगा वो देखना है। तो इसको करने का वही तरीका है ना? इसको करने का वही तरीका। बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना, उससे हम क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालेंगे। सही बोला ना? ये Yes, जो sir. इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उससे हम क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे। और क्यू इन निकालना हो तो फ्लक्स को खोल करके आंखें बंद करके क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ये लिख देंगे, है ना। तो हमको क्यू इन निकालना है, तो सबसे पहले क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई कैप जे कैप और के कैप तीनों की फॉर्म में, तो घबराएंगे नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है उसके करंट फ्लक्स अलग निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है उसके करंट फ्लक्स अलग निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है उसके करंट फ्लक्स अलग निकालेंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलो ये लिख देता हूँ। तो तुम खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना है, बताओ अल्फा। हेलो, Yes, sir. साफ साफ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीन, आवाज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा है। तो यहाँ चित्र में बताया था, ये क्या लिख दिया, सॉरी यार, है तो वही कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अल्फा ही क्या, तो एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा है। मैं चित्र में ऐसे बनाता हूँ कि ये एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा है। ऐसे बताओ बीटा जे के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट कितना है, बीटा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट या वाई डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा है, और गामा के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट या जेड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गामा है। सही लिखा है ना मैंने? हेलो, Yes,
sir. है ना? तो बस हम अच्छे से समझते हैं। बता इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अल्फा ये भी कांस्टेंट है। बताओ ना, अल्फा कांस्टेंट ही दे रखा है ना, बस हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट अल्फा ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट बीटा ये भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट गामा ये भी कांस्टेंट है। मतलब तीनों कांस्टेंट है, मतलब कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पूरी तरह से कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। तो बस क्यू इन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट है उसके कारण फ्लक्स अलग-अलग निकालेंगे। वैसे तो कॉम्प्लिकेट हो रहा था ना, लेकिन हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट के कारण फ्लक्स अलग, वाई कंपोनेंट के कारण फ्लक्स अलग और जेड कंपोनेंट के कारण अलग, फिर हम रिजल्टेंट फ्लक्स भी निकाल लेंगे। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है, उसके कारण फ्लक्स देखते हैं। ठीक, तुम कॉमन सेंस से बताओ, फालतू की मैथमेटिक्स लिखने की जरूरत नहीं है ना? तुम कॉमन सेंस से बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है वो किसको काटेगा बताओ? एक तो इस दीवार को और इस दीवार को काटेगा। बताओ बाकी सरफेस के तो बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगा। सही बोला ना? Yes, sir. साफ-साफ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है वो तो एक तो इस दीवार को काटेगा और इसको काटेगा। बाकी सारी सरफेस के तो बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगा। तो वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इस और इस दीवार को काटेगा, फ्लक्स इन्हीं दोनों से होगा। चलो पहले इस सरफेस में देखते हैं। तो द वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना? आवाज नहीं प्लीज। वाई डायरेक्शन ये कोई बेवकूफ डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना, तो द वाई डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस में एंटर करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वाई कंपोनेंट के कारण इधर तो फ्लक्स एंटर करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मतलब इधर से फ्लक्स निकलेगा। सही बोला ना यार? हेलो? Yes, sir. फिर हम बोल सकते हैं कि वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस दीवार को काटेगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है मतलब फ्लक्स एंटर करेगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है मतलब फ्लक्स निकलेगा। चलो पहले इस सरफेस में तो फ्लक्स एंटर करेगा, कितना करेगा वो देखना है। तुम खुद बताओ कि बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सॉरी वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट भी है और इस सरफेस को परपेंडिकुलर भी काट रहा है, तो एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा? सिंपली E into S। इंटीग्रेशन की तो जरूरत नहीं है ना? हेलो? No, sir. डायरेक्ट बोल सकते हैं इस पूरी सरफेस पर वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, तो एंटर करने वाला फ्लक्स सिंपली E into S। तो E की जगह से बीटा और S इसका एरिया कितना होगा? A into A मतलब A स्क्वायर, एंटर करने वाला फ्लक्स हो गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा मतलब इधर से फ्लक्स निकलेगा। और बताओ यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उतना ही है, तो बताओ निकलने वाला फ्लक्स भी कितना होगा? सिंपली E into S। तो बताओ यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बीटा इंटू एस ए स्क्वायर, है ना? तो ये तो हमने बेवकूफी की, है ना? ध्यान रखना कि ये तो हमने बेवकूफी की। हम लॉजिकली बोल सकते थे कि वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट है। लॉजिकली बोल सकते थे कि वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इधर भी वाई डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा और इधर भी इतना ही होगा। तो इस सरफेस में जितना फ्लक्स एंटर करेगा इसमें उधर उतना ही फ्लक्स निकल जाएगा। अब बताओ यही चीज एक्स डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी होगी। तुम बताओ कि एक्स डायरेक्शन का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। हेलो? Yes, sir. एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो एक्स डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा। इसको भी एक बार देख सकते हैं। तो तुम बताओ कि एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा ये भी कांस्टेंट है, तो जो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको काटेगा? एक तो पीछे वाली दीवार को जिसमें चित्र में बता नहीं पा रहा हूँ, इसको काटेगा और एक आगे वाली दीवार को काटेगा। सही है ना? हेलो? Yes, sir. Yes, तो sir. इधर से फ्लक्स एंटर करेगा और ये जो आगे वाली तुमको दीवार दिख रही है वहां से फ्लक्स निकलेगा। बताओ ये एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी अल्फा है, तो एंटर करने वाला फ्लक्स भी अल्फा इंटू ए स्क्वायर और इधर भी अल्फा है, मतलब निकलने वाला फ्लक्स भी अल्फा ए स्क्वायर। तो बोल सकते हैं कि ये भी यूनिफॉर्म है, इसलिए इसके कारण भी जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकलेगा। चलो वैसे जेड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखते हैं। तो अब तो कोई स्मार्ट पर्सन तो करने की जरूरत ही नहीं है कि बताओ जेड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इसके कारण भी जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा। बाकी चाहो तो इसको भी बेवकूफाई से कर सकते हो।
ये बताओ जो z डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको काटेगा बताओ? ये फर्श वाली सरफेस है उसको काटेगा और छत वाली सरफेस है उसको काटेगा। सही बोला ना? Yes, sir. Yes, sir. z डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो फर्श वाली सरफेस है उसको काटेगा और छत वाली सरफेस को काटेगा। तो बता जो फर्श है वहां से तो फ्लक्स निकल रहा है, सॉरी एंटर कर रहा है, और जो छत है वहां से फ्लक्स निकल रहा है। तो चलो पहले एंटर करने वाला फ्लक्स, तो तुम बताओ ये z वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो तुम बताओ एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा? E इंटू एस, तो ये तो गामा इंटू एस स्क्वायर। और बताओ यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ भी z डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गामा ही होगा, तो बताओ निकलने वाला फ्लक्स भी कितना होगा? E तो गामा इंटू एस ए स्क्वायर। तो इस z इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा। ठीक है, तो बताओ इस सारी बेवकूफी की है ना, हमको शक्ल देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के x, y और z तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट हैं। तुम बताओ इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के x, y और z तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट हैं, तो बताओ इन हर एक कंपोनेंट के कारण जितना फ्लक्स इस सरफेस पे एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा। तो इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा बताओ? 0। 0. चाहो तो मूर्खों से लिख भी सकते हो कि पहले x डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो x डायरेक्शन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये अल्फा इंटू ए स्क्वायर फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो माइनस अल्फा ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू ए स्क्वायर निकल भी रहा है तो प्लस अल्फा इंटू ए स्क्वायर। वैसे ही y डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा है उसके कारण भी बीटा ए स्क्वायर फ्लक्स एंटर कर रहा है, इसलिए माइनस बीटा ए स्क्वायर, और बीटा ए स्क्वायर फ्लक्स निकल रहा है इससे प्लस बीटा ए स्क्वायर। और ऐसे ही z डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण भी अल्फा स्क्वायर फ्लक्स सॉरी गामा स्क्वायर एंटर कर रहा है, तो माइनस गामा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर जितना निकल रहा है इससे प्लस गामा स्क्वायर। तो बताओ ये सारे फ्लक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स 0 होगा। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट शक्ल देखते आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट हैं। तो बताओ इस क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा, तो नेट निकलने वाला फ्लक्स बिल्कुल 0 होगा, है ना। और तुम खुद बताओ कि बताओ नेट फ्लक्स से क्यू इन निकाल सकते हैं ना, तो गॉस थ्योरम से, है ना, गॉस थ्योरम की हेल्प से नेट फ्लक्स को हम खोल करके क्या लिख सकते हैं? क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ नेट फ्लक्स 0 तो सॉल्व करेंगे तो क्यू इन भी 0 होगा, मतलब इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस के अंदर प्रेजेंट रिजल्टेंट चार्ज 0 होगा। सही है ना? हेलो, Yes, sir. चलो तुम थोड़ा सोच के बताओ, है ना, सोच के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के x, y और z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के x, y और z कंपोनेंट कांस्टेंट है, इसलिए जितना फ्लक्स एंटर करा उतना ही निकल रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स 0 तो क्यू इन 0 हो गया। बाकी बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के x, y और z कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं होते, हाँ आवाज नहीं प्लीज, फिर सोच के बताओ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर x, y और z कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं होते तो फिर एंटर करने वाला फ्लक्स कुछ अलग होता और निकलने वाला फ्लक्स कुछ अलग होता, तो नेट फ्लक्स 0 नहीं होता, तब क्यू इन 0 नहीं होता, लेकिन अभी 0 होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमने थोड़ी सी बेवकूफी कर दी, इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, है ना, ध्यान रखना ये थोड़ी बेवकूफ कर दी, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस बार मान लेते हैं कि क्यूबिकल सरफेस नहीं, कोई भी क्लोज सरफेस है, हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसको हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं। तो चलो इस अभी तो क्यूबिकल सरफेस था ना, लेकिन चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई क्यूबिकल सरफेस नहीं है, किसी और शेप का क्लोज सरफेस है। आवाज आ रही है ना? कि क्यूबिकल नहीं, इस बार मान लेते हैं कि किसी और शेप का क्लोज सरफेस है, तो कोई बंद डब्बा है, और इस बार भी मान लेते हैं कि उस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है। बस अब ये बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है ना, अब हम डायरेक्ट, है ना, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बता किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, तब तो जितनी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी उतनी की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल जाएंगी, मतलब क्लोज सरफेस में जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा। तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स 0 होगा, तो क्यू इन आंखें बंद करके 0 होगा। बोल सकते हैं नहीं? Yes, sir. बोल सकते हैं सर। फिर से बोल रहा हूँ, अभी तुमने क्यूबिकल सरफेस के लिए किया, लेकिन इसको तो हम जनरलाइज भी कर सकते हैं
तो इस बार मान लेते हैं क्यूबिकल सरफेस नहीं है, किसी और शेप का क्लोज सरफेस है, मतलब किसी और शेप का बंद डब्बा है ना। लेकिन मान लेते हैं कि इस बार भी इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है। प्लीज माइक ऑफ रखो यार। तो मान लेते हैं कि और टाइप का क्लोज सरफेस है, लेकिन इस बार भी इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं, है ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि किसी भी टाइप का क्लोज सरफेस हो, बताओ उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, तब तो इस क्लोज सरफेस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेंगी उतनी निकलेंगी। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि क्लोज सरफेस में जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा। तो इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स जीरो होगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्यू इन भी आंखें बंद करके जीरो। तो बस एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, तब तो नेट फ्लक्स जीरो, तो क्यू इन भी आंखें बंद करके जीरो होगा। सही बोला ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बताओ अगर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फिर एंटर करने वाला फ्लक्स कुछ अलग होगा और निकलने वाला फ्लक्स कुछ अलग होगा। तब नेट फ्लक्स और क्यू इन जीरो होना जरूरी नहीं है। तो चलो अब इसका मेन क्वेश्चन ले रहा हूँ वो तो बेवकूफ बनाने का था। एक मिनट, चित्र में कुछ गलती, सॉरी गलती हो गई चित्र में। नोट नहीं करने दीजिएगा। हाँ, मैं नोट करने के लिए वापस पीछे आऊंगा, जस्ट इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है? तो ध्यान रखना कि पहले तो बेवकूफ बनाने का क्वेश्चन था, लेकिन अब इसका मेन क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। इसको बहुत ध्यान से देखना और इसी टाइप के अपने एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि ए साइड का कोई क्लोज क्यूबिकल सरफेस है। आवाज आ रही है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि इस बार भी ए साइड का कोई क्लोज क्यूबिकल सरफेस है, इसका ये वाला कॉर्नर को ओरिजिन बोला है। इस बार इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड बोला, वो उनकी मर्जी, कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि ए साइड का कोई क्लोज क्यूबिकल सरफेस है। अब देखो इसके अंदर, है ना, इसके अंदर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमको दे रखा है कि इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि क्लोज क्यूबिकल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमको अल्फा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बीटा वाई स्क्वायर जे कैप प्लस गामा के कैप दे रखा है, जहाँ अल्फा बीटा और गामा कांस्टेंट है। डरते तो नहीं हो ना? हमको दे रखा है कि क्लोज क्यूबिकल सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पर तो डिपेंड कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, और वो अल्फा एक्स स्क्वायर आई के प्लस बीटा वाई स्क्वायर जे के प्लस गामा के इस टाइप से दे रखा है। तो बस इस बार हमको पूछा है कि इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज, मतलब इस बार क्यू इन कितना होगा वो देखना। चलो शक्ल देखते बताओ कि इस बार क्या क्यू इन जीरो होगा क्या? No, sir. No, sir. No, sir. बिल्कुल सही बोला। तो कोई स्मार्ट पर्सन तो शक्ल देखते ही समझ जाएगा कि इस बार इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म है। तो एंटर करने वाला फ्लक्स कुछ अलग होगा और निकलने वाला कुछ अलग होगा। नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा, तो क्यू इन भी इस बार जीरो नहीं होगा। कितना होगा वो देखना है। बस उसके करने का वही तरीका है ना, उसको करने का वही तरीका कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उससे हम क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट सर सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये क्वेश्चन में मेंशन होगा क्या? यार क्या कर दिया यार, पिछले केस में कहीं भी एक्स वाई जेड दिख रहा था क्या? नो सर। नहीं दिख रहा था, नहीं। यूनिफॉर्म। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक्स और वाई दिख रहा है ना, यस सर। क्यों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तुम्हारे लड्डू के टाइप से कोई परस करके लिखा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। बस इसको करने का, प्लीज इसको करने का वही तरीका कि बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उससे इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स निकालेंगे, और भगवान का नाम लेकर के नेट फ्लक्स को क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसमें वही थोड़ा चक्कर है यार कि बताओ इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे के और के बहुत कॉम्प्लिकेट है, तो हम बिल्कुल घबराते नहीं। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है उसके कारण फ्लक्स अलग निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट है उसके कारण फ्लक्स अलग निकालेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है उसके कारण फ्लक्स अलग निकालेंगे, है ना। तो चलो एक बार लिख देते हैं। तो तुम खुद बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना है? अल्फा एक्स स्क्वायर। Yes, sir.
हाँ सॉरी, ये तो ध्यान रखना कि x कंपोनेंट के कारण फ्लक्स अलग, y कंपोनेंट के कारण अलग और z कंपोनेंट के कारण अलग। चलो थोड़ा स्मार्टली बताओ कि बताइए z कंपोनेंट के कारण क्या फ्लक्स निकालने की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है। नो सर। आवाज नहीं, ये तो आवाज नहीं, ये तो कोई स्मार्ट पर्सन तो शक्ल कोई स्मार्ट पर्सन प्लीज आवाज नहीं आ रही, कौन है ना? कोई स्मार्ट पर्सन तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट तो बिल्कुल कांस्टेंट है, दिख रहा है ना? तो स्मार्ट पर्सन देखते ही बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट कांस्टेंट है और हमको बताया कि z कंपोनेंट कांस्टेंट है तो उसके कारण तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा, तो उसके कारण फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इसलिए है ना फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के z कंपोनेंट को तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं, ठीक है? क्योंकि उसके कारण तो फ्लक्स में नेट कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो बस हम इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट के कारण फ्लक्स अलग और y कंपोनेंट के कारण अलग देखेंगे। चलो है ना, तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना होगा अल्फा x स्क्वायर और y कंपोनेंट बीटा y स्क्वायर, सही बनाया ना? हेलो, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मतलब x डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा x स्क्वायर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट मतलब y डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा y स्क्वायर होगा। बस हम क्या करेंगे, इस x कंपोनेंट के कारण फ्लक्स अलग निकालेंगे और y कंपोनेंट के कारण अलग निकालेंगे, है ना? हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है ना? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है उससे फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है? तो तुम स्मार्टली बताओ कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो किसको काटेगा? केवल इस दीवार को और इस दीवार को ही काटेगा, बाकी सारे सरफेस के तो पैरेलल निकल जाएगा, सही बोला ना? यस सर। Yes, sir. है तो कोई स्मार्ट पर्सन शक्ल देखते ही समझ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना, जो x डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल इस सरफेस को काटेगा और इसको काटेगा, बाकी सबके तो पैरेलल निकल जाएगा, काट ही नहीं पाएगा। तो x डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इन दोनों सरफेस को काटेगा। तो तुम बताओ x डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर है ना, तो x डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में तो एंटर करेगा, तो बता यहाँ से तो फ्लक्स एंटर करेगा और है ना, और बताया x डायरेक्शन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस से निकलेगा, मतलब यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, बोल सकते हैं ना? x डायरेक्शन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इस सरफेस में फ्लक्स एंटर करेगा और इसमें निकलेगा। तो चलो सबसे पहले इस सरफेस में एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है ना? सबसे पहले इस सरफेस में एंटर करने वाला फ्लक्स देखना है ना? तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि ये जो सरफेस है इस पूरे सरफेस पर सब जगह x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सही बोला ना? यस हेलो, सर। एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस के तो हर पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और इसके हर पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, कह सकते हैं ना? ये ध्यान रखना कि इस वाली सरफेस पर सब जगह x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट अल्फा x स्क्वायर भी 0 होगा और इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट 0 होगा तो एंटर करने वाला फ्लक्स बिल्कुल 0 होगा। अब इस सरफेस पर देखते हैं, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, मतलब यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, है ना? यहाँ से फ्लक्स निकलेगा तो ये निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है, तो उसको भी तुम स्मार्टली बोल सकते हो। तुमको बताओ कि ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस पर सब जगह x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? a, ये x एक्सिस है ना और इसकी साइड है, तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि ये वाला जो सरफेस है इस सरफेस पर सब जगह x कोऑर्डिनेट a होगा और बताओ सब जगह x कोऑर्डिनेट a होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना होगा? अल्फा a स्क्वायर, ठीक है ना? कि इस पूरी सरफेस पर सब जगह x कोऑर्डिनेट a होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट अल्फा इंटू a स्क्वायर होगा। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस को काटेगा तो इस सरफेस से फ्लक्स निकलेगा और कितना निकलेगा? सिंपली E इंटू एस। क्या इंटीग्रेशन की जरूरत है क्या? नो सर। नहीं है। इस पूरी सरफेस पर x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है तो x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स E इंटू एस, तो E इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा a स्क्वायर इंटू एस, इस सरफेस का सरफेस एरिया a स्क्वायर, तो बस बोल सकते हैं, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट होगा उसके कारण एंटर करने वाला फ्लक्स तो 0 लेकिन निकलने वाला फ्लक्स अल्फा इंटू a की पावर 4,
चलो अब इसको भूल जाते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केवल y कंपोनेंट को देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट या y डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बीटा y स्क्वायर ये है ना। इसके कारण फ्लक्स देखते हैं। तो तुम स्मार्टली बताओ कि बताए जो y डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको काटेगा बताओ, एक तो फर्श वाली सतह को और एक छत वाली सरफेस को। सही बोला ना? यस सर। हेलो, हम फीलिंग से बोल सकते हैं कि जो y डायरेक्शन वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एक तो इस फर्श की सरफेस को काटेगा और एक छत की सरफेस को काटेगा, बाकी सबके पैरेलल निकल जाएगा ना। तो y डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल फर्श और छत इन दोनों सरफेस को काटेगा, तो फ्लक्स इन दोनों से गुजरेगा। और तुम देखते ही बताओ कि y डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है ना, y डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, तो जो फर्श वाली सरफेस होगी उससे तो फ्लक्स एंटर करेगा और जो छत वाली सरफेस होगी उधर से फ्लक्स निकलेगा। सही बोला ना? तो Yes, चलो sir. पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट वाली सरफेस में फ्लक्स एंटर करेगा, एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि जो फर्स्ट वाली सरफेस है इस सरफेस पर सब जगह y कोऑर्डिनेट 0 है। Yes, इसी sir. को y एक्सिस बोला है, तो हम बोल सकते हैं, ये तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाली जो सरफेस है उस पे सब जगह y कोऑर्डिनेट 0 है, तो तब y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट भी 0 होगा, तो एंटर करने वाला फ्लक्स बिल्कुल 0। और अब निकलने वाला बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट है वो यहाँ से निकलेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट यहाँ से निकलेगा, मतलब इस सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, तो निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। ठीक, तुम स्मार्टली बताओ, ये जो छत वाली सरफेस है इस पूरी सरफेस पर y कोऑर्डिनेट कितना है, सब जगह a, ये अलग अलग है, सब जगह है। सब जगह ये, तो हम बोल सकते हैं ये जो छत वाली सरफेस है उसमें सब जगह y कोऑर्डिनेट a है, सब जगह y कोऑर्डिनेट a है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट कितना होगा, बीटा इंटू वाई स्क्वायर की जगह a स्क्वायर। बताओ, है ना, बताओ इस सरफेस से फ्लक्स निकलेगा और निकलने वाला फ्लक्स भी कितना होगा, सिंपली E इंटू एस। तो E इस सरफेस को काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E इस सरफेस को काटने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा स्क्वायर इंटू एस, इस सरफेस का सरफेस एरिया ए स्क्वायर ही हो गया। और तुम बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो z कंपोनेंट है उसको देखने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। सही बोला। आवाज ये तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो z कंपोनेंट है उसको देखने की जरूरत है ही नहीं। तुम खुद बताओ कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो z कंपोनेंट है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है तो तुम खुद बताओ कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट बिल्कुल कांस्टेंट है, और z कंपोनेंट कांस्टेंट है, इससे z कंपोनेंट के कारण तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा, तो z कंपोनेंट के कारण तो फ्लक्स में ओवरऑल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो भी फ्लक्स होगा केवल x और y कंपोनेंट के कारण होगा। तो बताओ कि हर कंपोनेंट के कारण फ्लक्स निकाल लिया ना, बस अब हम क्या करेंगे, ये जो भी क्लोज सरफेस है उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स देख लेंगे। हर किसी के कारण फ्लक्स देख लिया ना, बस अब हम इस क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देखेंगे। तो तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि सॉरी यार, ये तुम आराम से बताओ कि ये जो एंटर करने वाले फ्लक्स थे वो तो 0 0 थे, देखते बताओ ये एंटर करने वाले फ्लक्स तो 0 0 थे, और ये वाला जो अल्फा a की पावर 4 वो फ्लक्स निकल रहा है इसलिए प्लस अल्फा a की पावर 4, और बीटा a की पावर 4 ये भी फ्लक्स निकल रहा है इसलिए प्लस बीटा a की पावर 4। तो क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इतना होगा। कोई शक तो नहीं है? नो है सर। ना? तो हर एक कंपोनेंट के कारण फ्लक्स देख लिए, तो अब क्लोज डब्बे से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स देख सकते हैं। तो तुम खुद बताओ कि एंटर करने वाले फ्लक्स तो 0 0 थे, एंटर करने वाले फ्लक्स तो 0 0 थे, लेकिन अल्फा इंटू a की पावर 4 फ्लक्स निकल रहा है इससे प्लस अल्फा a की पावर 4, और बीटा a की पावर 4 फ्लक्स निकल रहा है इससे प्लस बीटा a की पावर 4। बस हम सबका रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो हमको पता चल गया कि क्लोज क्यूबिकल सरफेस से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अपने पास कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू a की पावर 4। और बस अब हमको क्यू इन निकालना है। तो तुम आराम से बताओ कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस क्लोज डब्बे से निकलने वाले नेट फ्लक्स को भी खोल करके क्या लिख सकते हैं, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को उधर ट्रांसफर कर लिया तो क्यू इन इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा a की पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना
कि इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट के कारण फ्लक्स निकाल लिया, फिर इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा ए की पावर 4 और क्यू इन निकालना है तो बस भगवान का नाम लेकर के नेट फ्लक्स को हम खोल करके क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इससे क्यू इन अपने पास अल्फा प्लस बीटा ए की पावर 4 इनटू एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। तो बताओ अब इसमें घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे तुम कर लोगे ना? हेलो Yes, sir. यस सर। Yes, sir. प्लीज आवाज नहीं। ये डेटा के जो 2 क्वेश्चन किए उससे हमको पक्का सबक मिल गया ना तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म हो तब तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकलेगा, नेट फ्लक्स 0 तो क्यू इन भी 0। और दूसरा हमको ये पता चल गया कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर एंटर करने वाला फ्लक्स अलग और निकलने वाला फ्लक्स अलग, तब नेट फ्लक्स 0 नहीं होगा तो क्यू इन भी 0 नहीं होगा, है ना? और देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन अधिकतर बच्चों को आता है, हमको भी आता था। ठीक है, तो देखो कई लोग ये समझते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा समझते हैं। ठीक है, जबकि गलत है यार। देखो मैंने बिल्कुल सही शब्द यूज किया था, मैं बिल्कुल सही शब्द यूज किया था कि ये इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? परफेक्ट शब्द यूज किया था कि इस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल सोर्स के कारण भी होगा और सरफेस के अंदर जो चार्जेस है उसके कारण भी होगा, रिजल्टेंट होगा। सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही शब्द यूज किया था कि ये सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स के कारण भी होगा और इस डब्बे के अंदर जो चार्जेस होंगे सभी के कारण होगा। ये इजीली कर सकते हो। चलो इसको नोट कर लेना। मैं 2-2 3-3 मिनट तक ये वीडियो को पॉज करूंगा। ये फर्स्ट पेज आज का पढ़ा हुआ नोट कर लेना। जस्ट 2 मिनट के लिए रुकूंगा। सर गॉसियन सरफेस के बारे में बता दीजिए। फिर ध्यान रखना, इधर से बच्चों को डराने की चीज है, ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम लगाने के लिए जिस क्लोज सरफेस को हम कंसीडर करते हैं उसी को खतरनाक लैंग्वेज में गॉसियन सरफेस बोलते हैं। कोई खतरनाक चीज नहीं होती है, सही है ना? तो इस बार गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमने इस सरफेस को चूज किया है तो ये गॉसियन सरफेस होगी, और इसमें क्यूबिकल सरफेस को चूज किया तो ये गॉसियन सरफेस होगी। ठीक है, तो नाम से मत डर जाना। सर आज डीपीपी डिस्कस नहीं करेंगे? पहले गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन हो गया सर ये? हो गया नोट? सर आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? नहीं यार, है थोड़ा, मैं बोला इस वीक कंप्लीट कर देंगे हम। अच्छा सर आज ही कर दो कंप्लीट। फिर ध्यान रखना कि हम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तुमको पता नहीं कि हमने बहुत आगे आगे के कंसेप्ट इसके थ्रू पढ़ लिए हैं। चलो ये हो गया नोट? हाँ सर। नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन में बोल देता हूँ, क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, उसमें लिख देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द क्लोज cubical surface, इसमें लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द क्लोज cubical surface is given by, देखा, the electric field passing through the closed cubical surface is given by E vector equal to alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap. Electric field passing through the closed cubical surface is given by E vector equal to alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap, where alpha, beta and gamma are constant. देखा ना? Electric field passing through the closed cubical surface given by alpha I cap plus beta j cap plus gamma k cap, where alpha, beta and gamma are constant. बस लिख देना find
find total charge enclosed inside the cubical surface. Find the total charge enclosed inside the cubical surface. यस सर हो गया। सर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एक सेकंड सर। ये हो गया। इसमें एक स्टेटमेंट लिख देना यार, बहुत शॉर्ट में लिखना है, इसमें स्टेटमेंट लिख देना। इसमें लिखना इफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज यूनिफॉर्म, लिख देना if electric field passing through a closed surface is uniform, then short form में ऐसा लिख देना if electric field passing through a closed surface is uniform, then phi in equal to phi out, मतलब समझ गए, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही निकल जाएगा। so नेट निकलने वाला फ्लक्स इक्वल टू 0, so q in equal to भी 0, ऐसे लिख देना। लिख दिया ना, if electric field passing through a closed surface is uniform, then phi in will be equal to phi out, so resultant flux equal to 0, so q in equal to 0। कर लिया? हो गया सर। सर एक बार और बोल दीजिए। लिखा नहीं क्या है? if electric field passing through a closed surface is uniform, then phi in equal to phi out, so net flux equal to 0, so total charge enclosed will also be 0। चलो इसको लिख देना, इसमें भी क्वेश्चन में लिख देना, इसमें क्वेश्चन में लिखना, इसमें लिखना if electric field passing through the closed Gaussian surface, वो cubical surface या Gaussian surface कुछ भी बोल सकता है, तो लिख देना। and if electric field passing through a closed cubical Gaussian surface, देखा ना, electric field passing through a closed cubical Gaussian surface is given by, देखा ना, electric field passing through a closed cubical surface is given by, ये लिख देना E vector equal to alpha x square I cap plus beta y square j cap plus gamma k cap। ठीक है ना, if electric field passing through a closed cubical surface is given by E vector equal to alpha x square I cap plus beta y square j cap plus gamma k cap, तो इस क्वेश्चन लिखना find the total charge enclosed by the cubical surface। find total charge enclosed by the cubical surface। और तुम बताओ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म तो लड्डू के टाइप से देगा क्या? No, sir. एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इस बार नॉन यूनिफॉर्म होगा। लिखा ना? सर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल शो कर सकते हैं? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है तो वैल्यू भी चेंज करेगी और डायरेक्शन भी चेंज करेगी तो कर्व होंगे। वो तो मैंने तीनों कंपोनेंट को अलग अलग कर दिया यार। एक्चुअली तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका इसका और इसका रिजल्टेंट होगा, वो तो टेढ़ी मेढ़ी होगी। मैंने तो यहाँ कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया है ना? ओके सर। ठीक है भाई, electric field passing through the closed cubical surface is given by this much, find total charge enclosed by the closed cubical surface। पता सर हो गया। नोट नहीं हुआ है। हो गया। नहीं हुआ यार। सर हो गया।
हो गया। एमपी सर हो गया। हो गया? नहीं हुआ सर। Yes, sir. यस सर कर रहे हो। बहुत गर्मी लग रहा है। सर इसे यूट्यूब में अपलोड कर देना। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। वैसे भी मैं स्लाइड भेज देता हूँ, कुछ छूट गया तुम कर सकते हो। पानी आ रहा है। होमवर्क डिस्कस नहीं कीजिएगा क्या सर? नहीं फिर से क्या पढ़ाएगा सर ये? अपने मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं, Yes, मेन sir. पार्ट पे आते हैं यार। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अभी तक तो गॉस थ्योरम से हमने किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स ही निकाला था। ध्यान रखना, अभी तो गॉस थ्योरम से हमने किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स ही कैलकुलेट किया था। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि क्या फालतू फ्लक्स निकाला, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ध्यान रखना कि बेसिकली तो गॉस थ्योरम से हम क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि लेकिन अगर वो सिस्टम सिमेट्रिकल हो तो फिर गॉस थ्योरम से हम उस सिमेट्रिकल सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, अभी तक तो फ्लक्स ही निकाल रहे थे, लेकिन अगर वो सिस्टम सिमेट्रिकल हो, प्लीज माइक ऑफ रखना यार, डिस्टर्बेंस नहीं। ये ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से बेसिकली तो फ्लक्स ही निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम सिमेट्रिकल हो, है ना, स्फीयर होलो स्फीयर जैसा अगर सिमेट्रिकल सिस्टम हो तो फिर गॉस थ्योरम से हम उस सिमेट्रिकल सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, तो अच्छे ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से हम फ्लक्स तो हर बार निकाल सकते हैं। ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से हम क्लोज सरफेस से फ्लक्स तो हर बार निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम से हर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल सकते हैं जब वो सिस्टम सिमेट्रिकल हो। तो गलती तो नहीं होगी ना? ये तो अच्छे ध्यान रखना तुम कि गॉस थ्योरम से फ्लक्स तो हम हर बार निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल सकते हैं जब वो सिस्टम सिमेट्रिकल हो। तो चलो पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि गॉस थ्योरम से किसी भी सिमेट्रिकल सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, और हमको अच्छे पता है कि गॉस थ्योरम से हम किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स तो निकाल सकते हैं, और हमको अच्छे पता है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमको पता है कि गॉस थ्योरम से बेसिकली तो हम क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि इस फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी छुपा होता है। तो ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से बेसिकली तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी हमको पता है कि फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी छुपा होता है।
और हमको अच्छे पता है कि फ्लक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और क्लोज सरफेस से इससे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है ना। तो ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ कि गॉस थ्योरम से हम किसी भी क्लोज सरफेस से गॉस थ्योरम से बेसिकली हम किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं, लेकिन ये भी हमको पता है कि फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड छुपा होता है, और फ्लक्स को खोल करके इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना तुम कि ध्यान रखना कि फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड छुपा तो होता है, लेकिन बहुत सारे बंधनों से बंधा होता है ना। ध्यान रखना कि फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड छुपा तो होता है, लेकिन बहुत सारे बंधनों से बंधा होता है। तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो डॉट प्रोडक्ट के बंधन से बंधा हुआ है और एक इंटीग्रेशन के बंधन से बंधा हुआ है। तो बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक के बाद एक बंधन से मुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, है ना। ध्यान रखना दो कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस जो है वो ई इंटू डीएस में कन्वर्ट हो जाए। और तुम खुद बताओ कि ई डॉट डीएस ई इंटू डीएस में कब कन्वर्ट होता है, बताओ, जब सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। Yes. सुना। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले बेचारे इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ई डॉट डीएस ई इंटू डीएस में कन्वर्ट हो जाए। और हमको अच्छे पता है कि ई डॉट डीएस ई इंटू डीएस में कन्वर्ट तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो। बताया था ना मैंने स्पेशल केस में कि इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. सरफेस के परपेंडिकुलर तो फ्लक्स ई इंटू एस हो जाता है ना। तो ई डॉट डीएस ई इंटू डीएस में तब कन्वर्ट होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान रखना कि उसके लिए हम जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ध्यान रखना, इसके लिए हम जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, बस तुम बताओ कि सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई तो ई डॉट डीएस को हम क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डीएस। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट के बंधन से तो मुक्त हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के भी बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि ई बाहर निकल जाए और अंदर केवल इंटीग्रेशन डीएल स्केलर बचे। तो तुम बताओ कि ई बाहर कब निकलेगा, बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो उसके लिए हम जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करते हैं जिस पर कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो, है ना। और तुम बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो तो ई बाहर निकल जाएगा और अंदर इंटीग्रेशन डी स्केलर बचेगा। तो बताओ, अब ये पूरा बाहर निकल गया, सारे बंधनों से मुक्त हो गया, है ना। तो बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं ना, इसे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि गॉस थ्योरम से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम स्पेशल टाइप की सरफेस चूज करेंगे। ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम स्पेशल टाइप की सरफेस चूज करेंगे। ऐसी सरफेस चूज करेंगे जिसमें दो स्पेशलिटी होनी चाहिए। एक तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और दूसरा उस सरफेस पर कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। और ध्यान रखना तुम, है ना, ध्यान रखना कि ये फिजिक्स का मैजिक है कि हमको दोनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक चीज चेक कर ली तो दूसरी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चूज कर ली तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने आप कांस्टेंट हो जाएगी। इससे ध्यान रखना कि दो चीजें देखने की जरूरत नहीं, बस अब तो आगे एक ही चीज ध्यान रखना है ना, आगे एक ही चीज ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम स्पेशल टाइप की सरफेस चूज करेंगे। और बस एक ही चीज ध्यान रखना कि हम सरफेस ऐसी चूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दैट्स ऑल। ठीक है, बताओ किसी भी नमूने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का हो तो सरफेस कैसी चूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने आप उस पर कांस्टेंट हो जाएगी। कर लोगे ना? हेलो, Yes, sir. जस्ट एक मिनट में समराइज करो, सुन लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से हम फ्लक्स तो हमेशा निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल सकते हैं जब सिस्टम सिमेट्रिकल हो। तो गॉस थ्योरम से सिमेट्रिकल सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट देख रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि गॉस थ्योरम से हम इतना तो बोल सकते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम से बेसिकली तो हम क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी छुपा होता है और फ्लक्स का ऑपरेशन करके इसको इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बोल सकते हैं। तो तुम बताओ कि
कि फ्लक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड छुपा तो है लेकिन बहुत सारे बंधनों से बंधा हुआ है। एक तो डॉट प्रोडक्ट के बंधन से और एक इंटीग्रेशन के बंधन से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसको एक के बाद एक बंधन से मुक्त करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डॉट प्रोडक्ट के बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि E डॉट ds E इंटू ds में कन्वर्ट हो जाए। और हमको पता है कि E डॉट ds E इंटू ds में कब कन्वर्ट होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए जानबूझ करके ऐसा सरफेस चूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो E डॉट ds E इंटू ds में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट से मुक्ति मिल गई। अब है ना, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के भी बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाए और अंदर केवल इंटीग्रेशन ds बचे। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर तभी निकलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो। तो उसके लिए हम जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करते हैं जिस पर कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो, है ना। तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। बस अब डायरेक्ट याद रखना कि गॉस थ्योरम से, है ना, गॉस थ्योरम से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम स्पेशल टाइप की सरफेस चूज करते हैं। और बस एक ही चीज ध्यान रखना कि हम जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करेंगे जिस पर है ना, हम जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने आप कांस्टेंट आ जाएगी। ये देखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ना। बस अब आगे बढ़ते हैं। अब हम, कि मैं पीछे आऊंगा नोट करने के लिए, ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब हम गॉस थ्योरम से अलग-अलग सिमेट्रिकल नमूनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि गॉस थ्योरम से किसी यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, है ना। तुम याद करके बताओ, है ना, तुम याद करके बताओ कि यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंटीग्रेशन से नहीं निकाल पाए थे। आवाज आ रही है ना? यस सर। चलो ये तो याद करके बताओ कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंटीग्रेशन से नहीं निकाल पाए थे, लेकिन गॉस थ्योरम से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि गॉस थ्योरम से हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ध्यान से देखना। और देखो ये जो डेरिवेशन में बताने वाला हूँ गॉस थ्योरम की, वो अपने बोर्ड में हर बार पूछी आती है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो होलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, इसकी रेडियस r चार्ज प्लस q। और बताओ होलो स्फीयर है मतलब अंदर से खाली होगा, है ना। होलो स्फीयर मतलब अंदर से खाली होगा, जो भी चार्ज होगा वो केवल इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ऐसा कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है ना। बस यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर का, है ना, सॉरी, यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गॉस थ्योरम से निकालना है ना। और देखो पहले पार्ट में हमको देखना है कि सेंटर से r डिस्टेंस बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और सेकेंड पार्ट में देखना है कि सेंटर से r डिस्टेंस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तुम बताओ सॉरी, तो सबसे पहले बताओ कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, मतलब एक तो सिमेट्रिकल है। बताओ नॉन यूनिफॉर्म होता तब क्या सिमेट्रिकल होता क्या? नहीं होगा, लेकिन हम समझ सकते हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है मतलब एक तो सिमेट्रिकल है, और दूसरा कम से कम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का हमको आइडिया है ना। तुम लॉजिकली बताओ कि जो भी चार्ज है सरफेस पर बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल रेडियली दूर भगाने वाली होगी। इसके लिए तो किसी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है ना। हेलो, नो सर। ये तो हम सोच सकते हैं कि बताए, सॉरी, हम सोच सकते हैं कि बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भले ही कितनी भी हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल रेडियली दूर भगाने वाली होगी। तो कह सकते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इससे अंदर या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी भी हो, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल रेडियली दूर भगाने वाली होगी, ठीक है। बस अब तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि एक तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की कम से कम हमको डायरेक्शन का आइडिया है। तो बताओ इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदास हम गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमको पूछा है कि सेंटर से r डिस्टेंस पर बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है ना। मैंने तुमको चमका कर बताया था कि गॉस थ्योरम से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सरफेस चूज करते हैं, बताया था
कि गॉस थ्योरम से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सरफेस चूज करते हैं, और सबसे मेन चीज बताई थी कि हम जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो तुम बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में है, तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर चूज करेंगे, तो बताओ इसके परपेंडिकुलर सरफेस कैसी होगी? Radical. स्फेरिकल, है ना? तो ये ध्यान रखना, ये बना देता हूँ, सॉरी। है ना? तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सरफेस चूज करते हैं, और सबसे मेन चीज ये है कि सरफेस जानबूझ करके ऐसी चूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, है ना? तो तुम शक्ल देखते ही बताओ कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में है, तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर चूज करेंगे, तो बताओ इसके परपेंडिकुलर सरफेस कैसी होगी? स्फेरिकल। तो इस बार हम स्फेरिकल सरफेस चूज करते हैं। अब बताओ r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो r रेडियस की सरफेस चूज करते हैं, और सबसे मेन चीज ये कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बाहर से गुजरने वाली स्फेरिकल सरफेस चूज करते हैं। और बताओ इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी इसको गॉसियन थ्योरम भी गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। तो वही ध्यान रखना कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बाहर से गुजरने वाली क्लोज स्फेरिकल सरफेस चूज करते हैं, और बताओ इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना? मतलब हम बोल सकते हैं कि इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। आवाज आ रही है ना? वही बाहर से गुजरने वाली स्फेरिकल सरफेस लेते हैं और उसके लिए गॉस थ्योरम लगाते हैं, मतलब इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो पहले हम RHS में वैल्यू रखते हैं, है ना? पहले हम RHS की वैल्यू रखते हैं, मतलब q इन देखते हैं। ये मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि बताओ q इन क्या होता है? इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज। तो बताओ इस सरफेस के अंदर तो पूरा चार्ज है, सही बोला ना? मैंने बताया था कि क्यू इन क्या होता है? इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज। तो बताओ इस सरफेस के अंदर तो पूरा चार्ज है, तो इस बार क्यू इन क्या होगा? पूरे स्फीयर का चार्ज प्लस क्यू, ये होगा। ये तो RHS हो गया। अब हम LHS को सॉल्व करते हैं, है ना? RHS तो हो गया, LHS को सॉल्व करते हैं। फिर तुम बताओ कि LHS में क्या है? इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि नेट फ्लक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब चलो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि हमने जानबूझ करके सरफेस ऐसी चूज की है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। हमको पता है कि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो इंटीग्रेशन E डॉट ds किस में कन्वर्ट हो जाएगा? E इंटू ds में। सही बोला ना? होगा या नहीं? यस सर। हमको पता है सॉरी, तो हमको पता है कि हमने जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो बस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो E डॉट ds E इंटू ds में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बताओ E बाहर निकलेगा या नहीं? तो बताओ E बाहर निकलेगा या नहीं? निकलेगा, है ना? तुम खुद बताओ कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट की इस चार्ज से डिस्टेंस सेम है ना? बोल सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट की इस स्फीयर से डिस्टेंस सेम है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, इससे E बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा? केवल इंटीग्रेशन ds स्केलर। और तुम बताओ कि इंटीग्रेशन ds स्केलर क्या होगा? इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। सही है ना? ये ध्यान रखना, E डॉट ds E इंटू ds, E बाहर निकल जाएगा और अंदर इंटीग्रेशन ds स्केलर, और इंटीग्रेशन ds स्केलर होगा इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। बस अब हम LHS और RHS को बराबर कर देंगे। तो तुम बताओ ये क्या हो रहा है यार? ये LHS और RHS को बराबर कर देंगे। तुम बताओ LHS में क्या आएगा? E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू RHS में कितना आएगा? प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r को उधर ट्रांसफर करेंगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन r स्क्वायर, है ना? या इसको सिंपल शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपन सेंटर से डिस्टेंस r का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं, है ना? तो देखो उस टाइम पे तो हमने ऐसे जुगाड़ से बोला था, लेकिन अब तो गॉस थ्योरम से प्रूव हो गया ना? हेलो, यस सर। उस टाइम से जुगाड़ से देखा था, लेकिन अब गॉस थ्योरम से प्रूव हो गया, तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर हो तो
सेंटर से r डिस्टेंस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यू अपन r स्क्वायर, मतलब k क्यू अपन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब हम वो भी चीज बोल सकते हैं, बताओ पॉइंट चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यू अपन r स्क्वायर और होलो स्फीयर के कारण भी k क्यू अपन r स्क्वायर। तो इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो चाहे कैसा भी स्फीयर हो, वो सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। हो जाएगा? यस सर। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो हमने सेंटर से r डिस्टेंस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि सेंटर से r डिस्टेंस पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो देखना है ना। ध्यान से देखना होगा कि अभी तो सेंटर से r डिस्टेंस बाहर देखा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि सेंटर से r डिस्टेंस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो देखना है। ठीक है ना दोस्त, तुम बताओ कि सेंटर से r डिस्टेंस अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से निकालना है ना। तो बस वही चीज है यार कि बताओ, मैंने चमका कर बताया था कि गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सरफेस चूज करते हैं, और एक ही चीज बताई थी कि जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। है तो हमको अच्छे पता है, सॉरी हमको अच्छे पता है कि चाहे अंदर वाला पॉइंट हो या बाहर वाला पॉइंट हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में होगा ना। हेलो, Yes, sir. यस है ना? सर। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि चाहे कंफर्म बोल सकते हैं कि चाहे अंदर वाला पॉइंट हो या बाहर वाला पॉइंट हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियली दूर भगाने वाला होगा। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर चूज करेंगे। तो इस बार भी सरफेस कैसी चूज करेंगे, बताओ वो स्फेरिकल सरफेस चूज करेंगे। और वही कि r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो r रेडियस की स्फेरिकल सरफेस चूज करते हैं, और मेन चीज है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अंदर से गुजरने वाली स्फेरिकल सरफेस चूज करते हैं। ये ध्यान रखना है यार कि पहले बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो बाहर से गुजरने वाली स्फेरिकल सरफेस चूज की थी। इस बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अंदर से गुजरने वाली स्फेरिकल सरफेस चूज करते हैं। और बताओ इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस के लिए भी गॉस थ्योरम लगा सकते हैं ना, है ना। इस Yes, क्लोज sir. स्फेरिकल सरफेस के लिए भी गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से भी निकलने वाला नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लगा सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ भी वैल्यू रखते हैं। पहले हम आरएचएस की वैल्यू रखते हैं। तुम बताओ कि बताओ आरएचएस में क्या है, क्यू इन, हमको पता है कि आरएचएस में क्या है, क्यू इन, और क्यू इन क्या होगा, केवल इस सरफेस के अंदर वाला चार्ज। तो तुम बताओ कि इस बार क्यू इन कितना होगा, Zero. जीरो। तो फिर से बोला हूँ, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए भी गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स, तो क्या इसमें क्यू इन जीरो होता है क्या, नो No, सर। sir. नहीं होता, लेकिन होलो स्फीयर है तो अभी जितना भी चार्ज है वो इसके बाहर है। इस सरफेस के अंदर तो चार्ज बिल्कुल जीरो है तो क्यू इन जीरो। चलो अब एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो बता एलएचएस में तो वही कहानी है ना, एलएचएस में तो वही कहानी चलेगी। बताओ कोई नेट फ्लक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब तुम आराम से बताओ कि इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस को हम ई इंटू डीएस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। Yes, हमको sir. पता है कि जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चुनी है, इसे ई डॉट डीएस को ई इंटू डीएस लिख सकते हैं। फिर बताओ इसमें ई बाहर निकलेगा या नहीं Yes, sir. निकलेगा। ये तो हमको अच्छे पता है कि इस, है ना, जो सरफेस चूज किया उसका हर एक पॉइंट सिमेट्रिकल है, हर पॉइंट इस होलो स्फीयर से बराबर डिस्टेंस पर है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। इससे ई इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा केवल इंटीग्रेशन डीएस स्केलर। और बताओ इंटीग्रेशन डीएस स्केलर क्या होगा, इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बस अब एलएचएस और आरएचएस को बराबर करते हैं। तो तुम बताओ कि एलएचएस में तो कितना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। एलएचएस में तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आरएचएस में कितना है, जीरो। तो इससे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, सही है ना। सॉल्व किया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। तो बस इससे हम कंफर्म, सॉरी है ना, इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि होलो स्फीयर के केवल सेंटर पर ही नहीं, होलो स्फीयर के अंदर भी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब तुम बताओ कि पहले चीज हम नहीं सोच पा रहे थे, है ना। तुम खुद बताओ कि अगर इंटीग्रेशन उस तरीके से सोचे तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना सॉरी ये ध्यान रखना कि पहले तो हम ये चीज नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन गॉस थ्योरम से तो हम शक्ल, क्या हो रहा है, सॉरी पहले तो हम ये चीज नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन गॉस थ्योरम से तो हम बिल्कुल शक्ल देखते ही बता सकते हैं कि अंदर अगर कोई स्फेरिकल सरफेस लेंगे तो उसके अंदर क्यू इन जीरो आएगा। क्यू इन जीरो आएगा तो सॉल्व करने पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाएगा। शक तो नहीं है, नो सर। ये ध्यान रखना। पहले हम सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल पा रहे थे, लेकिन अंदर वाले बाकी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गॉस थ्योरम से हम कंफर्म बोल सकते हैं
होलो स्फीयर है, अंदर अगर कोई स्फेरिकल सरफेस लेंगे तो उसके अंदर Q इन 0 आएगा, तो सॉल्व करने पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा। हो जाएगा ना? चलो देखो, अभी तो हमने यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब हम यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसको नोट कर लेना फटाफट। सर डिस्क रिंग सबका निकल जाएगा ना? नहीं यार, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो चारों ओर सिमेट्रिकल हो। बताओ, ये जो रिंग है वो चारों ओर से सिमेट्रिकल है क्या? तो बताओ, इसमें ये पॉइंट ये सब सिमेट्रिकल है क्या? No, sir. नहीं, तो मैंने बताया था, इसीलिए पहले बताया था कि गॉस थ्योरम से फ्लक्स हर बार निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम तभी निकाल सकते हैं जो वो नमूना सिमेट्रिकल हो। जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सॉलिड स्फीयर सिमेट्रिकल है। बताओ, फाइनाइट लेंथ का वायर वो तो सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि बताओ फाइनाइट लेंथ का होगा तो ये सारे पॉइंट सिमेट्रिकल होंगे क्या? नहीं होंगे। लेकिन बताओ इन्फिनिटी लोगे तो ये सारे पॉइंट सिमेट्रिकल होंगे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो गॉस थ्योरम से केवल सिमेट्रिकल नमूनों का ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। चलो इसको नोट कर लेते हैं। सर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बोला है, अच्छी चीज बोली यार। कि मैंने बताया था कि गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सरफेस ऐसी चूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होती है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो संयोग से ये जो सरफेस चूज कर रहे हो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होती है, लेकिन कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जल्दी लिखो ओके सर, फटाफट। हो गया। हो गया। ये लिख दिया? एक लिख मिनट दिया? सर, एक मुझे तुमसे है कितना बात। ये नोट कर लिया ना? यस सर। चलो इसको नोट कर लेना फटाफट। सर हो गया। हो गया सर। हो गया? किसी फॉलो वाला साइड स्लाइड दिखाओ। कर लिया ना? आगे बढ़ो। यस सर। सर इसे फॉलो वाला स्लाइड दिखाइए। सर हाँ,
हाँ आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, अब फटाफट ध्यान से देखना। देखो अभी हमने गॉस थ्योरम से, है ना, अभी हमने गॉस थ्योरम से यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। तो अब हम गॉस थ्योरम से, हेलो प्लीज आवाज बंद कर देना। है तो गॉस थ्योरम से हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, लेकिन अब हम गॉस थ्योरम से किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर या भरे हुए स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ठीक है। और ये भी तुम ध्यान रखना, है ना, आगे हम पढ़ेंगे तो ये भी तुम ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में अगर कभी भी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हो तो वो नॉन कंडक्टिंग ही होगा, है ना। तुम खुद बताओ, तुमको बताओ कि अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर होता है, मेटल का स्फीयर होता, तो क्या सारे पॉजिटिव चार्ज या दुश्मन इतने पास पास रह सकते थे क्या? वो सर सरफेस पे चले जाते हैं। कंडक्टिंग होता तब तो उसमें चार्ज लूजली बंधे होते हैं, तो सारे एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्शन के कारण भाग करके सरफेस पे आ जाते हैं। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कभी भी कोई सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड सिलेंडर हो, वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो वो नॉन कंडक्टिंग ही होगा, वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी गॉस थ्योरम से निकालते हैं। बताओ, इसको इंटीग्रेशन से भी निकाला था, लेकिन बेवकूफ से लेंदी हो गया था। गॉस थ्योरम से इजीली हो जाता है। तो सॉलिड स्फीयर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेरिवेशन है वो बोर्ड में तुमको गॉस थ्योरम से ही करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड, ये क्या हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, मतलब भरा हुआ स्फीयर है, इसका चार्ज प्लस क्यू, रेडियस आर। और बताओ सॉलिड स्फीयर है मतलब जो भी चार्ज है उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। बस उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक तो सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक सेंटर से आर डिस्टेंस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। सबसे पहले हमको देखना है कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो देखना है। तो चलो सबसे पहले तुम बताओ कि एक तो यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब सिमेट्रिकल है, और दूसरा इसके कारण कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का हमको आइडिया है। सही बोला ना? हेलो, यस सर। ये सिमेट्रिकल है और कम से कम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया है ना। हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि स्फीयर चारों ओर से यूनिफॉर्मली चार्ज है, इससे अंदर या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भले कितनी भी हो, डायरेक्शन बिल्कुल रेडियली दूर भगाने वाली होगी। शक तो नहीं है ना? बस सिमेट्रिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले सेंटर से आर डिस्टेंस बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सरफेस चूज करते हैं, जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियल दूर भगा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में है। तो बताओ इसके परपेंडिकुलर सरफेस कौन सी होगी? स्फेरिकल। तो इस बार भी हम स्फेरिकल सरफेस चूज करेंगे। बताओ आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आर रेडियस की स्फेरिकल सरफेस चूज करते हैं, और मेनली बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बाहर से गुजरने वाली स्फेरिकल सरफेस चूज करते हैं। और बताओ इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस के लिए गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो वैल्यू रखते हैं। पहले हम आरएचएस की वैल्यू, तो आरएचएस में क्यू इन है और मैंने क्लियरली बताया था कि क्यू इन क्या होगा, इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज। तो इस सरफेस के अंदर तो पूरा पूरा प्लस क्यू चार्ज है, सही है ना? हेलो, यस सर। तो इस सरफेस के अंदर तो पूरा पूरा प्लस क्यू चार्ज है, तो क्यू इन कितना होगा, पूरे स्फीयर का चार्ज प्लस क्यू ही होगा, है ना। चलो अब हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस में वही कहानी है यार। ये बताओ नेट फ्लक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब वही चीज बताओ कि बताओ इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस को इंटीग्रेशन ई इंटू डीएस लिख सकते हैं या नहीं? यस सर, लिख लिख सकते सकते हैं। हैं। हमको पता है कि बताओ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर काट रहा है, तो ई डॉट डीएस को ई इंटू डीएस लिख सकते हैं। फिर बताओ ई बाहर निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? हमको पता है कि इस स्फेरिकल सरफेस के हर पॉइंट की स्पीड से डिस्टेंस सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम, तो ई इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा केवल इंटीग्रेशन डीएस स्केलर। और हमको पता है कि इंटीग्रेशन डीएस स्केलर क्या होगा, इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बस अब सिंपली एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर देंगे। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि एलएचएस में तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आरएचएस में कितना है,
Q by epsilon नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R स्क्वायर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में KQ upon R स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। और ये चीज हमने पहले जुगाड़ से देखी थी, ठीक। मैंने बताया था कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो चाहे कैसा भी स्फीयर हो, बताया था ना कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो चाहे हॉलो या सॉलिड कैसा भी स्फीयर हो, बाहर वाले पॉइंट के लिए सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करेगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड KQ upon R स्क्वायर, तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ upon R स्क्वायर उतना ही होगा। तो ये तो बाहर आ गया, लेकिन अब हमको देखना है, ये तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन अब हमको देखना है कि सेंटर से R डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लीज माइक ऑफ रखो यार, ये तो बाहर देख लिया, लेकिन अब हमको देखना है कि सेंटर से R डिस्टेंस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो मैंने वही चीज यार कि बता इस बार भी, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए भी सरफेस चूज करेंगे, और बस जानबूझ करके ऐसी सरफेस चूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, है ना। ऐसी सरफेस चूज करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक। तो हमको अच्छे पता है कि चाहे अंदर हो या बाहर वाला पॉइंट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में होगा, सही है ना। हेलो, यस सर। तुमको पता है कि अंदर है बाहर, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल रेडियल डायरेक्शन में होगा। तो सरफेस इसके परपेंडिकुलर चुनेंगे, मतलब इस बार भी स्फेरिकल सरफेस चूज करेंगे। R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो R रेडियस की स्फेरिकल सरफेस, और सबसे मेन चीज ये कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अंदर से पास होने वाली स्फेरिकल सरफेस चूज करेंगे। और बताओ, इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस के लिए भी गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब इस क्लोज स्फेरिकल सरफेस से भी निकलने वाला नेट फ्लक्स इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, सही है ना। इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला भी नेट फ्लक्स Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। बस सबसे पहले RHS की वैल्यू रखते हैं, मतलब Q इन देखते हैं, ध्यान से सुनना, है ना। तो वही, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हम RHS की वैल्यू रखते हैं, मतलब Q इन देखते हैं। आवाज आ रही है ना। यस यस सर। सबसे पहले RHS की वैल्यू रखते हैं, मतलब Q इन देखते हैं, ठीक। मैंने क्लियरली बताया था कि बता इस बार Q इन क्या होगा, केवल इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज। तो बता इस बार Q इन क्या 0 होगा क्या, नो नो सर। सर। नहीं होगा। ये तो ध्यान रखना कि पहले होलो स्फीयर था, है ना, पहले होलो स्फीयर था जो अंदर से खाली था, तो इसमें Q इन 0 आया था। लेकिन इस बार होलो स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर है ना। इस बार होलो स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, तो इस बार Q इन 0 नहीं होगा। बताओ इस बार Q इन क्या होगा, केवल इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज, है ना। वही तो सॉलिड है, इसलिए इस बार Q इन 0 नहीं होगा। इस बार Q इन क्या होगा, केवल इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज, मतलब केवल स्मॉल r रेडियस तक चार्ज कितना होगा वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि ये जो भी चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। कुछ बताओ, ये जो भी चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इतने पार्ट में चार्ज निकालने के लिए सिंपली चौथी क्लास का यूनिटरी मेथड लगाएंगे, है ना। और चार्ज वॉल्यूम में फैला है तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। चलो तुम आराम से बताओ कि इस पूरे स्फीयर का टोटल चार्ज प्लस Q, और वो टोटल कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है बताओ, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, है ना। तो बस हम चौथी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं ना, चौथी क्लास के बच्चे टाइप से लिख सकते हैं कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज है Q, तो बताओ यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा Q ओपन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो बताओ हमको कितने वॉल्यूम में निकालना है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, है ना। हमको कितने वॉल्यूम में निकालना है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, Q ओपन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब होगा, ठीक है। बस तुम आराम से बताओ, ये बताओ सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्मॉल r रेडियस इतने पार्ट में कितना चार्ज होगा बताओ, Q ओपन R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब। सही लिखा है ना। हेलो, बोल सकते हैं कि Q इन केवल इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज या केवल R रेडियस तक चार्ज, तो वो हमने यूनिटरी मेथड से निकाल लिया। तो कितना आ गया, Q ओपन R क्यूब इंटू स्मॉल r क्यूब, ये हो गया। तो RHS को तो देख लिया, अब चलो अब LHS को सॉल्व करते हैं। तो बताओ LHS में तो वही कहानी, बताओ नेट फ्लक्स को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फिर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसको इंटीग्रेशन E इंटू ds, और सारे पॉइंट सिमेट्रिकल हैं, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो E बाहर निकल जाएगा और अंदर केवल इंटीग्रेशन ds स्केलर, है ना।
तो तुम बताओ कि इंटीग्रेशन ds स्केलर क्या होगा, इस क्लोज सरफेस का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। बस अब हम सिंपली LHS और RHS को बराबर कर देंगे। तो तुम बताओ LHS में कितना है ना, LHS में कितना है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू RHS में कितना है, क्यू आर क्यूब अपन कैपिटल R क्यूब और एप्सिलॉन नॉट ये भी है, ठीक है। बस सॉल्व करोगे ना, तुम खुद बताओ कि सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ इस सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बताओ k क्यू अपन r क्यूब इंटू स्मॉल r। तो ये हमने इंटीग्रेशन से निकाला था, लेकिन गॉस थ्योरम से ज्यादा इजीली निकल गया कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शन होता है, और पूरा कितना होता है k क्यूब अपन r क्यूब इंटू स्मॉल r। और उसके बाद बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो चार्ज की फॉर्म में है, बाकी तुम इसको चार्ज डेंसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पहले कर चुके हैं। बताओ चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो चार्ज को तो क्या लिख दोगे, चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में कितना आता है, बताओ रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और डायरेक्शन r के अलोंग होती है तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू r वेक्टर है ना। तो ये भी तुम कर सकते हो, नोट कर लेना। कोई कंफ्यूजन है क्या, नो सर। नोट कर लेना। अब एक और टाइम हो गया है, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि कल फर्स्ट लोट में फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा पार्ट बचा, उसको कंप्लीट करके हम शीट डिस्कस करेंगे, तो मिस मत करना, ठीक है ना। ओके सर। जी इस वीक ओके कंप्लीट करना है, ठीक है ना। मतलब इस वीक हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करना है, कुछ भी पार्ट छोड़ना नहीं है। तो मैं कल कौन सा ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे को 3 o'clock से 4:30 फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, जिसमें गॉस थ्योरम की बहुत थोड़े से 2-3 एप्लीकेशन है वो, और उसके बाद हम शीट डिस्कस करेंगे, नोट कर लेना इसको। हेलो सर। हेलो हेलो सर, एक डाउट था हाँ बोलो क्या। सर। आपने पेज पेज 5 में आपने बोले कि नॉन नॉन कंडक्टिंग वो है ना सरफेस, तो आपने बोले कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ सर, पेज ये वाली 5। जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं वो पेज नंबर 5 हाँ है। ये, हाँ यार हाँ देखो यही क्या वाला करें, है ना, मैंने बताया था कि कंडक्टर। सर वेट, सर बोल रहे कंडक्टर होगा तब तो इक्विपोटेंशियल होगा ना। नहीं नहीं क्या करते यार, कंडक्टर की तो बात अभी की नहीं है, वो तो आगे पढ़ेंगे हम यार। मैंने तो बस अभी इतना बताया था, किसी बच्चे ने बीच में बोला था यार, ठीक है। मैंने बस इतना ही बताया था, क्या हो रहा है ना, मैंने इतना ही बताया था कि गॉस थ्योरम से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ऐसी सरफेस चूज करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। और बताओ कोई भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो कौन सी सरफेस होगी, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंट सरफेस का, कंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है ना। तो ध्यान रखना, ये जो सरफेस चूज करें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चूज करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होती है उसको इक्विपोटेंशियल। लेकिन ध्यान रखना कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, ये तो संयोग से सेम चीज आ रही है, ठीक है ना। सर Yes, ठीक sir. है, क्वेश्चन देखे थे, इसी में कंडक्टर पढ़ना है ना। कंडक्टर अलग पढ़ेंगे यार, ध्यान रखना, ठीक है। कंडक्टर वाला इस पार्ट हम चैप्टर में नहीं आगे, पढ़ेंगे हम लोग। हाँ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कंडक्टर वाला पार्ट सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, तुम खुद बताओ, आवाज नहीं प्लीज, तुम खुद बताओ कि अभी तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इससे सारे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने के बावजूद भी बेचारे फेविक्विक से चिपके होते, इससे दूर नहीं भाग पा रहे थे। लेकिन बताओ ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, अगर मेटेलिक होता या कंडक्टर होता तो क्या दुश्मन इतने पास पास रह सकते थे क्या। नो सर। कंडक्टर में तो चार्जेस बिल्कुल लूजली बाउंडेड होते हैं, फ्री होते हैं, तो एक दूसरे को रिपल्शन होगा, और रिपल्शन के कारण डर करके दूर भागेंगे, और भाग करके सबसे दूर वाली पोजीशन में तो सरफेस पर जमा हो जाएंगे। तो बताओ सारे के सारे चार्ज सरफेस पर जमा हो जाएंगे, तो होता है कंडक्टिंग स्फीयर तो सॉलिड होते हुए भी होलो स्फीयर के टाइप से काम करेगा। सही बोला ना, यस सर। ये ध्यान हाँ रखना। सर। अगर ये मेटेलिक होता तो इसमें तो दुश्मन इतने पास पर रह नहीं सकते, सब दूर भाग करके सरफेस पे चले जाएंगे। इसलिए वो हम कंडक्टर में पढ़ेंगे कि कंडक्टिंग स्फीयर तो सॉलिड होते हुए भी होलो स्फीयर के टाइप से काम करता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन करनी हो तो हमको होलो स्फीयर वाली डेरिवेशन लिखनी होगी। सही बोला ना, हाँ सर। यस सर। तो मैं बताऊंगा, लेकिन राइट थिंग एट राइट टाइम। कई लोगों में धैर्य नहीं होता है, राइट टाइम आने का इंतजार ही नहीं कर पाते हैं, फिर गलत टाइम पे बताना पड़ता है।
कर लिया है नोट? यस सर। यस सर डीबीपी में होमवर्क मिल गया सर। ठीक है, तो फिर कल मैं आगे का डिस्कस करूंगा। डीपी नंबर कम से कम 11th में डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, तो शीट और वो सब करेंगे और गॉस थ्योरम की 1-2 एप्लीकेशन उसको पढ़ेंगे। तो कल मिस मत करना, 3 o'clock से 4:30 क्लास रहेगी। चलो मैं मीटिंग एंड कर फ्लक्स दूं। और फ्लक्स में सर एक डाउट था छोटा सा। हाँ, सर बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फ्लक्स में कोई डिफरेंस है क्या? कुछ इस तरह नहीं लिखा हुआ है नहीं, कि लग रहा है कि ध्यान रखना। एक्चुअली क्या है, मैं तुम्हारा बैच पढ़ा रहा हूँ, वैसे मॉर्निंग में एक और 12 का बैच पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ मैग्नेटिज्म चल रहा है, तो वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। ठीक है ना, इससे ध्यान रखना कि ये वाला जो फ्लक्स है उसको मैं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलता हूँ। बाकी मैग्नेटिज्म के चैप्टर में तुम एक और फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे, वो भी इसी का ही भाई होता है। ठीक है ना, ओके तो इससे मैं फ्लक्स की जगह ज्यादा शुद्ध शब्दों में इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलता हूँ। सर हम लोग इनफाइनाइट वायर में कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम? खुद बता यार, वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन तू बताओ। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का होता है, तो बताओ इसके परपेंडिकुलर सरफेस कौन सी होगी? सिलिंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। बस उस पे हम सिलेंड्रिकल सरफेस चूज करेंगे और डब्बे को बंद करने के लिए ऊपर भी ढक्कन लगा देंगे और नीचे भी ढक्कन लगा देंगे और भगवान का नाम लेकर के गॉस थ्योरम लगा देंगे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इजीली आ जाएगा। ठीक, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। सर फाइनाइट फाइनाइट वायर में लेंथ यूज नहीं में होता। नहीं, सर सिमेट्री फाइनाइट वायर कैसे में होता नहीं है? लगा सकते। मैंने बताया था ना, इनफाइनाइट वायर तो सिमेट्रिकल है। लेकिन बताओ अगर कोई फाइनाइट वायर हो, है ना, कोई फाइनाइट वायर हो, तो उसमें सारे पॉइंट सिमेट्रिकल थोड़ी है। तो फाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम गॉस थ्योरम से निकालने का दुस्साहस करो, तो तुम फ्लक्स तो निकालोगे लेकिन तुम्हारी गाड़ी वहीं अटक जाएगी। है ना, फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा ही नहीं, बेचारा बंधनों से बंधा ही रह जाएगा। ठीक है ना, ओके सर। ये तो इसीलिए मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट ये बताया था कि गॉस थ्योरम से फ्लक्स हर बार निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड केवल सिमेट्रिकल सिस्टम का ही निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। चलो बंद कर दूं मैं, यस सर। इसकी स्लाइड दीजिए भेज बंद। दूंगा। स्लाइड ठीक में सर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। अरे ऋतिक क्या हुआ? चुप। राहुल। अनुराग। अनुराग।